नाउ द टॉपिक इज हेमोराइड्स। ठीक है, हेमोराइड्स वैसे नाम आप लोगों ने सुना है। यस सर। मुझे बताइए हेमोराइड्स के बारे में आप कितना जानते हैं। सर ये हेमोराइड्स है ना, ये पेनफुल है ना, ये जो swelling है जो हमारे वेन लोअर पोर्शन ऑफ द रेक्टम या एनस। गुड, शाबाश। ठीक है, तो आज हमारे प्रेजेंटेशन में यही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि हेमोराइड्स क्या है, पैथोफिजियोलॉजी इसका क्या है, हेमोराइड्स क्यों हो जाता है। ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ हेमोराइड्स एंड लिस्ट साइन सिम्टम एंड काजेज ऑफ हेमोराइड्स, यानी कि इसका साइन सिम्टम्स क्या हो सकता है और ये क्यों हो जाता है। ठीक है, एक्सप्लेन मेडिकल डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट, डिस्कस नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग इंटरवेंशंस फॉर हेमोराइड्स। ठीक है, इसमें भी अगर किसी को जो भी क्वेरीज होती हैं वो सिर्फ अपने पास क्वेश्चन नोट डाउन कर लें और इंशाल्लाह लास्ट में 5 से 10 मिनट आप लोगों को क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन होगा। ठीक है, जिसका जो भी क्वेश्चन हो उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, सही है। ओके सर। अच्छा, इन बिटवीन मैं आप लोगों से पूछ भी सकता हूँ, कुछ क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से पूछूंगी, तो आप लोग बिल्कुल अवेक रहे। ठीक है। अच्छा, हेमोराइड्स एक्चुअली है क्या। हेमोराइड्स इज अ पेनफुल स्वॉलन वेन इन द लोअर पोर्शन ऑफ द रेक्टम और एनस। ठीक है, ये बड़े पेशाब वाली नाली में ये एक्चुअली ये हमारा हेमोराइड जो है ये हमारे वेन की अ, उबार को हम हेमोराइड कह सकते हैं। ठीक है, ये पेनफुल क्यों होते हैं, कोई मुझे बता सकता है पेनफुल हम इसको क्यों कहते हैं। एनीवन। आप लोग मुझे सुन सकते हो, सुन रहे हो। ये तो मेरे ख्याल में यस सर। बाकी सब ने लेफ्ट कर दिया है। उमर, इनाम, फैसल, सईद, चिनार या रखानदा, यही है ना। यस सर। सर आप जी सर। यस सर। अच्छा। जी सर, आप आपने क्या क्वेश्चन पूछा था? अच्छा, मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि ये पेनफुल क्यों होता है, लॉजिकली जर्नल सर क्वेश्चन है। इन्फेक्शन होते सर सर इसमें जो है ब्लड ब्लड क्लॉट होती है ना, ब्लड क्लॉटेज होती है ना। अच्छा, अभी और ठीक है, अभी इस डायग्राम की तरफ हम आते हैं। ये हमारे एनल किनाल है। ठीक है, ठीक, ये हमारा रेक्टम है दोनों साइड से, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, इसमें हमारी विसल्स होते हैं, इंटरनल विजिकुलर फ्लक्सिस एंड इंटरनल हेमोराइड्स। इस ही वेन से हेमोराइड्स बन जाते हैं। ठीक है, हेमोराइड्स कोई बाहर सी चीज़ नहीं आती, हमारी ये वेन जो है ये स्वालन हो जाता है ड्यू टू सम इन्फेक्शन, ड्यू टू सम काजेज ये स्वालन हो जाता है और इससे क्या बनता है, हेमोराइड बन जाता है, रुकावट बन जाता है रास्ते में। ठीक है, जब ये स्वालन हो जाता है तो डेफिनेटली यहाँ ऐसे रास्ते को बंद कर रहा होता है, तो क्या हो जाता है, रुकावट बन जाता है। ठीक है। यस सर। अच्छा, ये होता क्यों है। हेमोराइड क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन एनाटॉमी एंड ओनली बिकम अ पैथोलॉजिकल डिजीज व्हेन दे एक्सपीरियंस एबनॉर्मल चेंजेस। ठीक है, सिंपल सी बात है कि कोई भी चेंज नॉर्मल कहाँ की, रेक्टल की, रेक्टल में कौन सी एरिया की, वेन की, विसल्स की। वेन। ठीक है, अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आपको नज़र आए, वो आपको जिसको हो जाते हैं उनको अंदाज़ा होता है। ठीक है, वो किस सूरत में, स्वालन की सूरत में, उबार सा बन जाता है। ठीक है, देयर आर 3 क्वेश्चन प्रेजेंट इन द नॉर्मल एनल किनाल। ठीक है, ये अभी 3 में जो मैंने ऊपर बता दिया ना, रेक्टम होल एरिया को कहते हैं। ठीक है, internal vesicular flexes it will be places on the left side and internal it will be places on the right side. ठीक है,
They are important for continuation contribution to it rest 15 to 20% of the anal canal closure pressure act to protect the anal sphincter muscle during the passage of stool. ठीक है. अच्छा, इसका काम क्या होता है? ये अभी जो ये हेमोराइड्स बन जाते हैं ये विसल्स से, इसकी इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि हमारे अंदर की प्रेशर को वो कम टॉलरेट कर रहे होते हैं. और दूसरा ऑप्शन, अगर ऊपर से इसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है तो नुकसान हो सकता है कौन सी मसल को? एनल स्प्लिंटर मसल. एनल स्प्लिंटर ये वाली एरिया, ये वाली. एक्सक्यूज मी सर. जी जी. हाँ सर ये टॉपिक का क्या नाम है? मैं हेमोराइड. देखिए, इन बिटवीन अभी तक आपको ये पता नहीं कि कौन सा टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं. सर सॉरी टू से, लेकिन मैं अभी आया ना, दो स्लाइड. तो ये आपकी गलती है ना, आप देखते रहे ना, 2-3 स्लाइडें हम बीच में हम डिस्कस करते. अगर आपको समझ नहीं आता तो आप फिर बाद में आप पूछ लेते ना इन बिटवीन. ये ठीक नहीं है. ठीक है. अभी सॉरी. ना, इट्स ओके, इट्स ओके. असल में ये स्प्लिंटर की मसल, अगर एब्डोमेन में हमारा प्रेशर बढ़ जाए, आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, ये एरिया जो है ये एनल स्प्लिंटर मसल्स है. ठीक है. ये जितनी भी, यानी कि आउटर साइड पे जितनी भी ये मसल है हमारे रेक्टम के एरिया में, एनएस के एरिया में. ठीक है. ये अभी अंदर इसकी विसल्स और वो है, विसल्स है हमारे. ठीक है. इसका काम क्या होता है स्प्लिंटिक मसल का, कि ये हमारे रेक्टम को रिलैक्स रखते हैं. किस सूरत में? जब ऊपर से प्रेशर बढ़ जाता है तो इसको काबू में रखता है, कि न तो ये कि बिल्कुल जितने भी इंटरनल हमारी वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टूल पड़े हुए हैं वो सब के सब निकल जाए, बल्कि आपने देखा नॉर्मल पिनामिना है, हम सबके साथ होते हैं. वो नॉर्मल पिनामिना है विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त पे से बाहर स्क्रीट आउट होता है. ऐसा ही है. आप मुझे रिस्पॉन्स करें यस नो में. यस सर. ठीक है. तो ये किस विद द हेल्प ऑफ किसका? स्प्लिंटर मसल. तो ये वही बताता है कि स्प्लिंटर मसल ये हमारे प्रेशर को प्रोटेक्ट करता है और स्टूल को आराम आराम से पास आउट कर देता है. ठीक है. तो अभी नेक्स्ट काजिज इसका क्या? तो एब्डोमेन सॉरी, हमारे ऑर्गन पे भी प्रेशर बिल्टअप होना शुरू हो जाता है. वन रीज़न. सेकंड, हमारी बॉडी में फ्लूइड की कमी होती है. अगर फॉर एग्जांपल एक फीमेल प्रेगनेंसी में है और वो अच्छी खासी फ्लूइड्स लेती हैं, तो फिर ये चांस नहीं हो सकता कि इसको हेमोरॉइड हो जाए. लेकिन मोस्ट कॉमनली जितनी भी केसेस होती है हेमोरॉइड होती हैं. ठीक है. सर्टेन डिजीज लाइक सच इज लीवर सिरोसिस, ओबेसिटीज और लो पेब्रिक डाइट, बहुत सारी रीज़न ये भी हो सकती है. ये तो ऑलरेडी हमने बता दिए. लेकिन ये चीज़ें वो है जिसकी वजह से कंस्टिपेशन हो जाते हैं. ठीक है. और इसी वजह से फिर वो लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम के लिए भी हो सकते हैं. अगर फॉर एग्जांपल किसी डाइट की वजह से मैं डाइट चेंज कर दूं तो वो ठीक हो सकता है. स्टारिंग ड्यूरिंग अ बाउल मूवमेंट, ये इसका मतलब है कि जो कनेक्शन, जो चीज़ें और जो तरीक़ाकार बना हुआ है पहले से बाउल मूवमेंट की, द लाइनिंग जो डिकोरिलेशन जो आपस में
इंटरनल अर्गन की है उसकी बात कर रहे हैं। अगर उसमें कोई खलल आ जाए तो वो हो सकते हैं, ठीक है, तारे, जो हम सिंपल इसको तारे कह सकते हैं। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में इसमें और भी बीमारी हो सकती है, जेनेटिकली एबनॉर्मलिटी अगर इसकी फैमिली में इसकी मामा, दादा, परदादा, पापा, नाना किसी को हो तो इसको भी चांसेस हो सकते हैं। जेनेटिकली इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। इसके मैं ये कहूँगा कि सम तो खैर ये देखना पड़ेगा, लेकिन आइडियोपैथिक है, इसका कोई कॉमन काज मालूम नहीं है कि जेनेटिकली ये कैसा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अच्छा, टाइप्स के बारे में इसकी हम टाइप्स पढ़ेंगे। काजेस तो हमने पढ़ लिए, प्रेगनेंसी है, कंस्टिपेशन है, लॉन्ग पीरियड्स, सिटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स, एनल इन्फेक्शन भी हमने पढ़ लिया। एनल इन्फेक्शन में बैक्टीरिया इन्फेक्शन भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेमोराइड्स, इंटरनल हेमोराइड्स एंड एक्सटर्नल, ठीक है। अभी मैंने पहले भी बताया था कि ये एरिया जो है ये स्प्लेंटिक मसल है, ठीक है। ये इंटरनल रेक्टम एरिया है, यानी कि अंदर की तरफ, ठीक। एक एक्सटर्नल होती है, यानी कि एक्सटर्नल का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल एनल किनाल से बाहर, लेकिन द टिप ऑफ द एनल किनाल, ठीक है। तो इंटरनल हेमोरॉइड अकर जस्ट इनसाइड द एनस एट द बिगिनिंग ऑफ द रेक्टम, ठीक है। इंटरनल यानी कि द रेक्टम की जैसी एंटर होती ही यहाँ पे स्टार्ट होता है, ठीक है। एक्सटर्नल अकर एट द एनल ओपनिंग एंड मे बी हैंगिंग आउटसाइड द एनस, यानी कि ये बिल्कुल टिप पे हेमोरॉइड होते हैं और बाहर आप फील भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई? ये एक्सटर्नल समझ। एक्सटर्नल मीन बाहर, बाहर की तरफ, और इंटरनल मीन अंदर की तरफ, सही है। तो ये वही बता रहा है कि इंटरनल का मतलब है इनसाइड द एनस एट द बिगिनिंग, यानी कि जैसे ही अंदर होती ही इंटरनल हेमोराइड्स होते हैं। हर किसी को नहीं, जो एबनॉर्मेलिटी हेमोराइड्स के पेशेंट की बात होगी, ठीक है। एक्सटर्नल कहाँ पे होगी? एक्सटर्नल मीन अगर इट इनल ओपनिंग एंड इट में हिंग आउटसाइड द इनस, यानी कि बिल्कुल रेक्टल के बिल्कुल आउटसाइड पे, ठीक है, बाहर की तरफ। अच्छा, इसके कॉमन साइन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? एनल हीचिंग यानी कि खारिश, रेक्टल पेन। रेक्टल पेन क्यों होगा? जब वो स्टूल पास करेगा तो उसको तकलीफ होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसको सामने से रुकावट है, या यहाँ पे या यहाँ पे, तो वो जब पास होगा तो डेफिनेटली इसको रप्चर करेगा। रप्चर क्यों करेगा? क्योंकि ऊपर से इस पे प्रेशर है। जब प्रेशर है और इसको रप्चर करेगा तो किस चीज़ का चांसेस ज़्यादा होंगे? ब्लीडिंग का चांसेस ज़्यादा होंगे। ऐसा ही है ना? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, तो ये अभी मैं पूछूंगा, इन बिटवीन में आप लोगों से पूछूंगा कि रप्चर क्यों होगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर से जब प्रेशर पे टूल पास होता है तो हमारी क्या होगा, इस गुबार को या इसको रप्चर करेगा, और जब रप्चर करेगा तो क्या होगी? ब्लीडिंग की चांस होगी, ठीक है। रेक्टल पेन भी होगा, जाहिर सी बात है। वन और मोर हार्ड टेंडर लिम्ब नियर द इनस, वही बात जो मैंने बता दी कि इसके साथ जो हमारा लिम्ब बना हुआ होता है उसको क्या करेगा? रप्चर करेगा, और जब रप्चर करेगा तो किस चीज़ की चांसेस ज़्यादा होगी? ब्लीडिंग की, ठीक है। Bleeding. अच्छा, विजुअल एग्जामिनेशन डायग्नोज हम इसकी कैसे कर सकेंगे? वो हम वैसे नेक्ट आईबीपी देख सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को है और इसका आप एग्जामिनेशन, रेक्टल एग्जामिनेशन करना चाहे तो वैसे नेक्ट आईबीपी आप एक्सटर्नल देख सकते हैं, ठीक है। और अगर इंटरनल है तो वो आप एज ए फिंगर इसको असेस भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, ठीक है। एनस्कोपी यानी कि हम इसको देख सकते हैं थ्रू फिटस्कोप, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसके ज़रिए। एंडोस्कोपिक इमेज, सेमिडोस्कोपी, वही कैमरे के ज़रिए। अगर फॉर एग्जांपल डीप में है, यानी कि जो नज़र ना आता हो, अगर यहाँ पे है, ऊपर है, मतलब जस्ट इन बियॉन्ड द एनस, जो विजिबल ना हो, तो वो हम इमेज के ज़रिए
एक्सरे के ज़रिए, मतलब इमेज इन द सेंस कि हम इसमें कैमरा तार के इसके ज़रिए हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अभी हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे कंजर्वेटिव। सर जी, सर ये लास्ट नंबर आपने कौन सा, ये वाला? डायग्नोसिस में सिग्मेटोस्कोपी, ये भी एंडोस्कोपी की तरह होता है। ये सिस्माइड कॉलोन के ज़रिए हम कैमरे को इंसर्ट करता है, ठीक है, और इसके ज़रिए हम स्टमक को भी देख सकते हैं, सिस्माइड कोलोन को भी देख सकते हैं, और इसमें भी हम सारी चीज़ें पॉइंट आउट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं कि एबनॉर्मेलिटी कहाँ पे है, नोयत क्या है और कैसे है, ठीक है। अच्छा, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट होता है जो आप प्रोपोलैक्टिकली हम कह सकते हैं दे सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी को हेमोराइड्स है, सॉरी, अगर फॉर एग्जांपल किसी को हेमोराइड है, ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको क्या एजुकेट करोगे? एक बंदा मुझे बताए, इनाम, इसको हम वन बाय वन। डाइट रिक्वायरमेंट जो खुराक है ना, न्यूट्रिशन। जो फैसल आप प्लीज, अताउर रहमान। यस सर हम इसको पहले डाइट फूड चेक कर लेना, इसका जो फूड है ना वो फ्रेश है या नहीं है। फिर इसको जो ओरल फ्लूइड है ना, जो वाटर है ना, वो साफ है या गंदा है, और जो बात है ना, जो इसका जो वाशरूम है ना वो अच्छी तरह से साफ है या नहीं है इसका, और जो रेस्ट है इसका ये स्ट्रेस में होगा या रेस्ट में होगा, इसका जो हमने चेक कर दे। ठीक है, गुड। बाकी इनाम, कोई ऐसे पॉइंट जिसने जो आपके ख्याल में बताना चाहिए? यस सर, ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेशन ड्रग जो है, कौन सी? नॉन स्टेरॉयड अच्छा, इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी। ठीक है, देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आपकी डाइट का है, ठीक है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, आप इसको, अगर इसको हेमोराइड है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे इसको रुकावट है। अगर मैं उसको सख्त खुराक दे दूँ तो डेफिनेटली इसका स्टूल जो है वो सख्त होगा, और जब सख्त होगा तो वो फिर क्या होगा, ब्लीडिंग की चांसेस ज़्यादा होगी, क्योंकि तो नेचुरल फिनोमिना है, स्टूल तो ये पास करेगा हर हाल में। अगर ये पास करेगा तो वहाँ पे क्या, किस चीज़ का चांसेस होता है, रप्चर का चांसेस, ठीक है। जो गुबार बना हुआ है, जो स्वालन बना हुआ है, वो जब स्टूल पास होगा तो डेफिनेटली उसको रप्चर करेगा, और जब रप्चर करेगा तो फ्रेश ब्लीडिंग होगी। ऐसा ही है। यस सर। अगर ऐसा है तो सर इसमें लास्ट नंबर। हाँ, ओके सर। अच्छा, जब अगर ये चांसेस है तो फिर हमें किस चीज़ का ख्याल करना है, डाइटरी फैब्रिक डाइट, ठीक है। डाइट में हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि फ्लूइड डाइट, नरम ग़िज़ा वाली चीज़ें हम इसको खिलाएं, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा, ओरली फ्लूइड हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इंटरनल जितनी भी हवा, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जितनी भी हमारे डाइजेस्टिव और जितनी भी सिस्टम है वो सारा विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड। अगर फ्लूइड प्रॉपर तरीके से उसको मिल रहा है तो पेरिस्टालिसिस मोमेंट अच्छा होगा। जब पेरिस्टालिसिस मोमेंट अच्छा होगा तो इसकी डाइजेशन अल्टीमेटली अच्छी होगी, ठीक है। नॉन स्टेरॉइड, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे जीआई सिस्टम को अपसेट करता है। अगर आप मुझसे अभी क्वेश्चन पूछे कि क्यों अपसेट करता है, तो ड्यू टू द हार्मोनल सिक्रीशन, एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, ठीक है। अच्छा, ये है स्टेज बात, यानी कि नहाने का टप। ये हम क्यों कहते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर जवाब मुझे दिया कि इन्फेक्शन, अगर इसको इन्फेक्शन हो जाए, हेमोराइड है वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, इंटरनली इसमें एबनॉर्मेलिटी आ चुकी है, और बाहर से अगर इसमें और एबनॉर्मेलिटी और बैक्टीरिया इसके साथ मिल जाए तो क्या होगा, बहुत सीवियर इन्फेक्शन और सीवियर डिटोरिएशन की चांसेस होगी। तो स्टेज बाद, यानी कि टब में हम पानी डालते हैं और पानी के ऊपर वो
बैठ जाते हैं। एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि एनल रेक्टल का केयर नीम तड़म पानी से करना पड़ता है, ठीक है। कौन सी? नीम तड़म। और पेनिस का केयर हम ठंडा पानी से अगर कर ले तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। एनल की रेक्टल का हम इसलिए गर्म पानी से, नीम गर्म पानी से केयर करते हैं क्योंकि वहाँ की जो स्प्रेंटर मसल है वो सेंसिटिव होता है ठंडी पानी को, वो कंट्रैक्ट होता है और गर्म पानी से उसको रिलैक्स करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि अगर किसी को हेमोराइड का तकलीफ है तो आया इसका स्प्रेंटर मसल हमें कंट्रैक्ट करना चाहिए या रिलैक्स करना चाहिए? रिलैक्स करना करना है। चाहिए सर। रिलैक्स करना चाहिए। गुड। तो क्यों? वो किस चीज़ से पॉसिबल है? गरम पानी से, ठीक है। रेस्ट, अगर इसको प्रॉपर रेस्ट मिलेगा तो वो नॉर्मल फील करेगा। स्टेरॉइड ऑर्नमेंट और क्रीम, इसमें बहुत सारे हैं लेकिन सिर्फ आप लोग ये कह सकते हैं इसमें हम जाइलुकिन भी लगाते हैं फॉर सम टाइम। वो स्टेरॉइड तो नहीं है, वो लोकलाइज है, लेकिन अगर पेशेंट को ज़्यादा पेन है तो हम इसको ये दे सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो प्लीज़ नोट इट डाउन एट द एंड यू विल आस्क मी, ठीक है। क्योंकि हम आज ओके सर। सबका रोज़ा भी है, ठीक है। अच्छा, ये इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ठीक है। अच्छा, फ्लेक्सेटिव प्रोसीजर किसे कहते हैं? अभी अगर किसी को, अगर फॉर एग्जांपल किसी को हेमोराइड है, सॉरी, अगर किसी को हेमोराइड है तो उसको हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, वही हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रिजर्वेटिव प्रोसीजर, ये नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है, इसमें हमें सर्जिकली कुछ भी नहीं करना पड़ता, लेकिन हेमोराइड को हम सबसाइड कर सकते हैं। द गोल ऑफ नॉन सर्जिकल प्रोसीजर यूज टू ट्रीट हेमोराइड इज कॉल्ड फ्लेक्सेटिव प्रोसीजर, ठीक है। इट इंक्लूडिंग ट्राइनिंग ऑफ हेमोराइड, ठीक है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें हैं, एंटी लग्जेटिव भी दे सकते हैं, रेजर के ज़रिए भी हम कर सकते हैं, और ठीक है हीट के ज़रिए भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट, ये आम वाले करंट नहीं है, अगर आप लोगों ने आम तार निकाल के इसको करंट दे दी, ये वो वाला नहीं है, ठीक है। ये हॉस्पिटल में डायथर्मी के ज़रिए हम भी इसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक सर्जन कर सकते हैं, ठीक है। एक टीआर बैंड होता है। अभी मैं कैमरा थोड़ा सा ऑन कर देता हूँ ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को नज़र आ रहा हूँ? एनीवन? यस सर, यस सर। यस सर। ये वहाँ की बात कर रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल हेमोराइड है, रेक्टल एक्सटर्नल है या इंटरनल, इसको हम जैसे कि एक तस्मा सा, हम इसको क्या कहते हैं, एक रबड़ सा होता है, टीआर बैंड हम इसको कहते हैं, ठीक है, समझ आ रही है? यस सर। इसको हम लागेशन भी कहते हैं। इसको हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, जैसे कि हम आम सा अगर आप रबड़ का वो उठा ले और ऐसे आप यहाँ पे इसको कर दे, टाइट कर दे, तो क्या होगा, यहाँ पे निशान बनाता है ना। लेकिन अगर फॉर अ लॉन्ग टाइम तो वो नीचे डेप्थ में जाना शुरू हो जाता है, ठीक है, समझ गए? यस, यस सर। यस। अच्छा, तो ये वो प्रोसीजर, यानी कि वेट रबर बैंड जो इसको हम सिंपल ये भी कह सकते हैं, जो हम फीमेल जो बालों में वो बैंड लगाते हैं ना, इसी तरह एक बैंड रबर का वो वहाँ पे हेमोराइड पे हम अप्लाई करते हैं। ये सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है, लेकिन ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये खुद ब खुद रिमूव हो जाता है, ठीक है, समझ आ गए? अच्छा, सर्जिकल प्रोसीजर हम कौन से करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हेमोराइडेक्टमी। देयर इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ हेमोराइड इज कॉल्ड हेमोराइडेक्टमी, ठीक है। सर
जी जी जी। सर लेजर पे हम कैसे करें? लेज़र अगर आप मुझसे पूछे तो मैंने खुद नहीं देखा है, लेकिन लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज जो आजकल होती है, सुना है? यस सर। ये वही रेजिस है, लेकिन फॉर्म इसका डेफिनेटली वही नहीं होगा। वो तो ज़्यादा रेजिस पे है, एक स्पेसिफिक रेडिएशन पे वो करते हैं, रेजर्स पे करते हैं। आपने कोलिथिएसिस और ये सारी जितनी भी आजकल प्रोसीजर हो रही होती है ना, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के ज़रिए हम इसको कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हम वो ये वही वाला रेज़र हम इसको यहाँ पे हमने डिफाइन किया है। क्लियर? सर थैंक यू सर। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि किसी को हेमोराइड ना हो, स्पेशली रमज़ान में इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है आप सबको, मुझे भी, हम सबको ख्याल रखना चाहिए। क्यों? एनीवन प्लीज, जल्दी जल्दी, गो सर अहेड। क्योंकि फ्लूइड की कमी, सर फ्लूइड की कमी आती है बॉडी में, तो गुड, इसलिए वन बाय वन, कि वो- शाबाश। सेकंड, सर फ्लूइड की कमी भी बहुत ज्यादा आ रहा है क्योंकि हमें डेली बेस में हम 8 गिलास पानी गुड, न्यू पॉइंट, शाबाश, न्यू। इरफान, इरफान आपने बता दिया। पीते हैं तो ये नॉर्मल फंक्शन है ना हमारे। गुड गुड, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। सेकंड, फैसल, अभी सेकंड। सर एक डाइट जो है एक हाई फाइबर फूड जो हमें अच्छे फ्रूट है ना, वो जो हाई फाइबर है ना, वेजिटेबल है ना, ये होल ग्रेन है ना। गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट फैसल, अभी आप खामोश। नेक्स्ट। रेगुलर एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए सर। तो क्या रोजे में आप एक्सरसाइज कर पाओगे? यस सर, क्यों नहीं सर। यस सर। बंदा सुबह कर सकता है, बंदा सुबह भी और अफ्तारी के बाद। अफ्तारी की बात गुरे, देखे देखे, सुबह पॉसिबल नहीं है, बात सुने। सुबह अगर पॉसिबल भी है, देखे वो एज अ नर्स आप वो चीज चूज करोगे जो रीजनेबल हो, एक्सेसिबल हो, पॉसिबल हो, ठीक है? अगर आप मुझे कहें कि सुबह 6 बजे आप उठ के वॉक करें, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए मुश्किल है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसी टाइम हमने सहरी की हुई होती है और फिर पूरा दिन बाकी रहता है। भले मैं उस टाइम करूंगा, लेकिन बाकी दिन मुझे मेरा बहुत तकलीफ में गुजरेगा। सो आप नर्स मस्ट नीड टू असेस रीजनेबल, असेसिबल एंड पॉसिबल ऑप्शंस, ठीक है? यस सर। गेट इट माई पॉइंट? यस सर। अच्छा, तो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, एटलीस्ट 8 ग्लासेस पीरियड। देखिए, अफ्तारी के बाद अगर हम पानी इस्तेमाल ज़्यादा करें तो फिर इश्यूज़ नहीं होगा, ठीक है? फाइब्रिक डाइट ऑलरेडी आप लोगों ने डिफ़ाइन की। ये सारी चीज़ें किस चीज़ में हेल्प आउट कर देते हैं? हमारे बाउल मूवमेंट्स में, हमारी नॉर्मल फिनोमिना में जो हमारी बॉडी में हो रही होती है। तो अगर वो नॉर्मल चीज़ें हम करते हैं तो फिर नो प्रॉब्लम। रोज़ा अगर पूरा साल, पूरा महीना, पूरा उम्र भी अगर हम रखें तो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का मतलब यहाँ पे ये होगा कि आप भाग दौड़ भले रोज़े में आप नहीं कर सकते, लेकिन वॉक आप ज़रूर कर सकते हैं। तो आप बेशक अफ्तारी की बात अपना, इसलिए आज की सिनेरियो के साथ इंटीग्रेट कर रहा हूँ कि आजकल रोज़ा है और बहैसियत माशाल्लाह मुसलमान हम सब रख रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम हमें भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर हम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं तो फिर इंशाल्लाह ये मसला नहीं होगा। अच्छा, नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर हेमोराइड, पेन रिलेटेड टू रेक्टल स्वेलिंग। अगर इसको पेन है तो जाहिर सी बात है एक्यूट या क्रोनिक रेक्टल स्वेलिंग है। हमारी आवाज आप लोगों को आ रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा। कंस्टिपेशन रिलेटेड टू ignore the argue the deficit due to the faint during defecation। अगर मरीज को कंस्टिपेशन है, ये आवाज डबल डबल हो रहा है ना? यस सर। आप लोग प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें, ओके सर। या अगर किसी ने कैमरा ऑन किया है तो। अच्छा, कंस्टिपेशन, अगर किसी को हेमोराइड भी है और इसको कंस्टिपेशन भी होगा तो क्या होगा? इसको स्टूल पास करने में बहुत दिक्कत होगी, और दिक्कत भी होगी और
रप्चर होने की भी चांसेस है, और जब रप्चर होने के मैंने ऑलरेडी ऊपर भी एक्सप्लेन किया, अगर रप्चर होने की चांसेस होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, ब्लड लॉस होगा, ठीक है। एंजाइटी होगी मरीज को, बिल्कुल होगी, क्योंकि इसको पेन भी है, और अगर आप इसको कहें कि आपकी सर्जरी होने वाली है तो डेफिनेटली अगर मामूली सर्जरी भी हो, लेकिन पेशेंट क्लाइंट को बहुत ही टेंशन होता है रिलेटेड सर्जरी। impaired urinary examination related to the fear of post operative pain। अच्छा, यहाँ पे impaired urinary examination ये हम इसको करना पड़ता है, क्योंकि इंटरनली अगर एनेस्थीसिया की भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि यूरिनरी, आप लोगों ने सुना होगा कि ऑपरेशन के बाद मोस्ट कॉमनली जितनी भी सर्जरीज होती है, मोस्ट प्रॉब्ली हम पूछते हैं कि यूरिन इसका पास हुआ है कि नहीं हुआ है। 24 आवर ऑब्जर्वेशन हम रखते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली 12 आवर और 24 आवर। क्यों? क्योंकि जो एनेस्थीसिया पेशेंट को दिया जाता है वो किडनी पे भी इफेक्ट करता है। तो आया इसके फिर हम यूरिनरी फंक्शन देखते हैं कि वो नॉर्मल है, फिनोमिना इसका नॉर्मल चल रहा है या नहीं, ठीक है। रिस्क फॉर इन्फेक्शन टू रिलेटेड टू इनएडिक्वेट प्राइमरी डिफेंस। वही बात है, इन्फेक्शन की चांसेस तो होगी क्योंकि वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं, और आप स्टेज बाद अगर पेशेंट को एडवाइज नहीं करते तो डेफिनेटली ये हेमोराइडेक्टमी की बात कर रहे हैं, वो ऑलरेडी वहाँ पे ऊर्ण है। अगर आप स्टेज बाद विद पायोडीन के साथ गर्म नीम तड़म पानी के साथ दे देते हैं तो फिर नो चांसेस फॉर इन्फेक्शन। लेकिन अगर वो आप नहीं करते तो डेफिनेटली वो एरिया स्टूल पास करने का है, तो उस पर स्टूल पास होगा। स्टूल पास क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी है। जब वेस्ट प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली वहाँ पे हमारी इन्फेक्शन की चांसेस होंगे। अच्छा, deficient knowledge related to a lack of information about home care। हेमोराइड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको केयर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि मरीज़ की ज़ख़म तो 1 हफ़्ता 5 दिन तक रहता है, लेकिन वो तो 24 आवर के बाद डिस्चार्ज कर देता है। तो आपको सबसे पहले उसको होम केयर के बारे में बताना है, और हेमोराइड की सबसे इम्पोर्टेंट होम केयर जो है वो स्टेज बात है, यानी कि टैप में पानी डाल के और इसमें पायोडीन डाल के उस पर TDS यानी कि 3 टाइम या QID 4 टाइम, जितना पेशेंट को रीजनेबल है वो उसका वॉश आउट कर सकता है। लेकिन ये नहीं है कि इसके ऊपर आप पट्टी मारोगे या कोई और, लेकिन आपको सिर्फ वहाँ पे स्ट्रेस बात देना है। मरीज़ को आप कहेंगे कि इसके ऊपर आप दिन में 3-4 मरतबा बैठना है पानी के ऊपर, समझ गए? अच्छा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर हेमोराइड एज नीडेड प्रोवाइड अ वार्म, यहाँ पे इसने बता दिया है, ठीक है। स्टेज बात शेरियार, इसको रीड आउट कर दें। जी, एनीवन रीड आउट प्लीज। As needed provide warmth वन, to reduce local pain in body। ठीक है, इजी है, समझ में आ रहा है? Yes sir। अच्छा, आगे बढ़े। Check for sign and symptom anal infection such as increased pain and fuel smelling anal drainage। ठीक, Teach the patient about hemorrhoidal development, predisposing factor and test। प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर एंड टेस्ट, ठीक है। Yes, sir। यहाँ पे अब आगे आगे आप रीड कर ले, मैं इसका सिर्फ आपको बता देता हूँ कि टीच द पेशेंट अबाउट हेमोराइडल डेवलपमेंट एंड प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर्स, यानी कि प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर्स वही होता है अगर फॉर एग्जांपल इसको आप वार्म स्ट्रीज बात नहीं दोगे तो डेफिनेटली वहाँ पे इन्फेक्शन होगा, और अगर आप इसको खाने के बारे में, डाइट के बारे में नहीं बताएंगे तो वो सख्त खाना खाएंगा। एज यूजुअल वो कहेंगे कि मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन असल में इसको तो सर्जरी हुई होगी। तो अगर आप इसको डाइट के बारे में नहीं बताएंगे तो डेफिनेटली वही इसका मसला वहीं से फिर स्टार्ट होगा। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स यानी कि इसकी मुताल्लिका, इसकी कहानी से रिलेटेड, इसकी केयर की, ऊन की केयर के हवाले से,
ठीक है, ये वही बात बता रहे हैं। आगे emphasize the need for the good anal hygiene, गुड। encourage मतलब स्ट्रेट का मतलब है कि कोई केमिकल इसके ऊपर ना हो। क्यों, रीज़न क्या है? क्योंकि वो ऑलरेडी आपने ऑपरेशन किया हुआ है ना, तो जब आप इसके ऊपर परफ्यूम और ये चीज़ें लगाओगे तो क्या होगा? इन्फेक्शन, down पेन, must सेवियर पेन होगा। ठीक है जी। sir emphasize the need for the good anal hygiene. Yes, sir. Prepare the Empis- patient for the surgery if necessary. अच्छा, मैं नीचे जाऊँ नेक्स्ट स्लाइड में, प्रिपेयर द पेशेंट। ठीक है, ओके। Yes, sir. Okay. Prepare the patient for the surgery if necessary. Monitor the patient pain level and the effectiveness of the prescribed medication. अच्छा, ये अब मरीज को आप सर्जरी के लिए प्रिपेयर करोगे, तो इसमें आप सबसे पहले आपकी इसकी पेन लेवल आप असेस करोगे। ठीक है, और जो मेडिकेशन प्री ऑप मेडिकेशन इसको दिया गया है इसको आप एक्सेस करोगे, क्योंकि हेमोराइड में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हेमोराइड जब भी होता है तो ये इन्फेक्टेड होता है, क्योंकि ये एरिया, ये रेक्टल एरिया ऐसी जगह है जहाँ से हमारे वेस्ट प्रोडक्ट स्क्रीट आउट होते हैं। तो जब वेस्ट प्रोडक्ट स्क्रीट आउट होते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली इन्फेक्शन हुआ होगा। तो हम पहले से हम इसको एंटीबायोटिक और ऐसी चीज़ें दे देते हैं कि इन्फेक्शन तो होगा लेकिन सीवियर किस्म का ना हो, क्योंकि वो सर्जरी में फेलियर हो जाता है। ठीक है, सो थैंक यू। ये इसका रेफरेंस है। मैं थैंक यू सो मच। रोज़ा कैसे जा रही हैं आप लोगों की?